हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दोस्तों, अब तक के वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम यूजिंग ऑर्डिनरी जेनेटिक फंक्शन। जब दोस्तों हमारे पास परम्यूटेशन के प्रॉब्लम हो तो ऑर्डिनरी जेनेटिक फंक्शन फेल हो जाता है, तब हमें यूज़ करना पड़ता है एक्सपोनेंशियल जेनेटिक फंक्शन, जिस चीज़ को मैं इस वीडियो में प्रूव करके आपको बताऊँगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स के जरिए आपको ये बताया कि कैसे ऑर्डिनरी जेनेटिक फंक्शन के थ्रू हम कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप नेट से डायरेक्टली सर्च करके इस वीडियो पे पहुंचे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेलिस्ट की सबसे फर्स्ट वीडियो को देखिए, तब आपको बेहतरीन समझ जाएगा कि ऑर्डिनरी जेनेटिक फंक्शन होता क्या है और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, और उसके बाद ही आपको ये लेक्चर जो है वो बेहतरीन समझेगा। अगर आपको पहले से वो सब पता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको पहले ये बताऊँ कि कैसे हम ऑर्डिनरी जेनेटिक फंक्शन का यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो ऑलरेडी हमने देखा है। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अगर शिफ्ट कर दूँ तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए परमुटेशन के क्वेश्चन में, तो ऑर्डिनरी जेनेटिक फंक्शन फेल हो जाता है। तब हम एक नया फंक्शन लाते हैं ऑर्डिनरी जेनेटिक फंक्शन को ही मॉडिफाई करके, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल जेनेटिक फंक्शन। तो पूरा प्रूफ देखने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उसे ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमें पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज। देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में चूज सिलेक्ट आए तो कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम होते हैं, जब तक अरेंज ना बोला गया हो। सो यहाँ पे लिख दिया है चूज मतलब सिलेक्ट करना, 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं। ओके, अरेंज नहीं करना, सिलेक्ट करना है। When the letters are to be chosen from the unlimited supply of A's and B's, यानी A's and B's मतलब A और B इसके अनलिमिटेड सप्लाई है। A की कितनी भी कॉपी ले सकते हो, B की कितनी भी कॉपी ले सकते हो, कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कुछ भी अगर आप फॉर्मूला भी नहीं लगाते, लॉजिकली बता सकते हो। A 0 बार सिलेक्ट करो, B 3 बार, राइट, मतलब तीनों के तीनों B, या A 1 बार, B 2 बार, A 2 बार, B 1 बार, या A 1 भी बार नहीं, या सॉरी, A तीनों के तीनों A सिलेक्ट कर लो, राइट, मतलब 0 टाइम्स A, 1 टाइम A, 2 टाइम ए, 3 टाइम ए, यही पॉसिबिलिटी होगी, 4 पॉसिबिलिटी। तो 4 टाइप के सिलेक्शन पॉसिबल है। लेकिन इस चीज को हम ऑर्डिनरी जेनेटिक फंक्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अगर आपने इसके पहले के सारे वीडियो देखे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। सो दोस्तों, ऐसा कुछ करेंगे कि हम मान लेंगे कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, E1 और E2। E1 रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने कितने नंबर्स ऑफ A चूज किए, और E2 रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने कितने नंबर्स ऑफ B चूज किए। अब चूज कुछ भी करो, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 3, क्योंकि टोटल चूज 3 ही करना है, समझ गए। इसलिए हम पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है उसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि मुझे सॉल्व करना है E1 प्लस E2 इक्वल टू 3। मतलब ऐसे कितने कॉम्बिनेशन रहेंगे, E1 और E2 की वैल्यू पुट करूँ, ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हैं E1 और E2 की कि उनका सम 3 मिले। और कंस्ट्रेंट क्या है कि E1 दोस्तों क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3, यानी 0 नंबर्स ऑफ A, 1 नंबर ऑफ A, 2 नंबर्स ऑफ A एंड 3 नंबर्स ऑफ ए, राइट। तो दोस्तों E1 को हम लोग मैप कर सकते हैं कुछ इस तरह, मतलब सेट में 0 1 2 3 जो बता रहा है ये E1 क्या क्या वैल्यू ले सकता है। सिमिलरली दोस्तों E2 भी सेम वैल्यूज लेगा, 0 1 2 3। अब क्वेश्चन किसमें कनेक्ट हो गया, इस सेट से कुछ एक वैल्यू सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल 2, और इस सेट से कुछ एक वैल्यू सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल 1। दोनों का सम कितना आना चाहिए, 3। सिलेक्ट करना मतलब जैसे यहाँ से मैंने 2 सिलेक्ट किया, मतलब वो बता रहा है कि मैंने 2 नंबर ऑफ ए सिलेक्ट किया। यहाँ से 1 सिलेक्ट किया मतलब ये बता रहा है मैंने 1 नंबर ऑफ ए सिलेक्ट किया, समझ गए। तो अभी क्वेश्चन किसमें कनेक्ट हो गया, सम ऑफ सेट में, जो हम अभी तक करते आए। तो मैंने आपको यही तो बताया, वो सारे क्वेश्चन जो इस तरह सम ऑफ सेट के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए, यानी 2 सेट या 3 सेट कितने भी सेट हो, सबसे एक एक नंबर चूज करना है, उनका सम एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए। तो ऐसे सारे क्वेश्चन दोस्तों बिलोंग करते हैं ऑर्डिनरी जेनेटिक फंक्शन में। वो सारे प्रॉब्लम हम ऑर्डिनरी जेनेटिक फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। पूरा मेथड क्या होता है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, वही एक बार फिर से बता रहा हूं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ये सारे नंबर्स को x के पावर में चढ़ाएंगे कुछ इस तरह, x raised to 0, x raised to 1, x raised to 2, x raised to 3, समझ गए, 0 1 2 3 पावर्स में आ गया। अब दोस्तों सिमिलरली ये भी, इसका भी सेम पॉलिनोमियल बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों क्या करना है बेसिकली यहाँ पर, ये जो x raised to 0 है इसको चारों से मल्टीप्लाई करो, x raised to 1 को चारों से, सिमिलरली x raised to 2, x raised to 3 को चारों से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने चारों को अलग अलग कलर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, येलो कलर में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मालूम है, ये x raised to 0 जब चारों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, x raised to 1 जो चारों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, ये व्हाइट कलर में मैंने लिखा है। सिमिलरली x raised to 2 और x raised to 3 के लिए मैंने 2 अलग अलग कलर यूज किया है। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, फोकस कीजिएगा ये वाले पार्ट पे, x raised to 0, x raised to 3। सो इसे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है x raised to 0 एंड x raised to 3, तो एक्चुअली में ये बता क्या रहा है, थोड़ा इसके ऊपर सोचिएगा। x raised to 0 दोस्तों बता रहा है कि x raised to 0 दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि मैंने a जो है वो 0 टाइम्स चूज किया है, राइट ना, क्योंकि x raised to 0 यहाँ से निकल रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 0 नंबर्स ऑफ a, वो किससे मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर दोस्तों, x raised to 3 के साथ, राइट। तो ये टर्म क्या बता रहा है, x raised to 0 जो है
वो x3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मैंने a 0 टाइम्स चूज किया, b 3 टाइम्स चूज किया, और मुझे टोटल कितना मिल रहा है, इसका आंसर क्या मिलेगा, x3। ये बता रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी है जो 3 चॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आपने टोटल 3 चॉइस चूज किया है। अच्छा, वैसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a 0 टाइम्स b 1 टाइम, समझ गए। तो फिलहाल मुझे मेरा इस पे फोकस नहीं है, मैं ये देखना चाहता हूँ किसका किसका आंसर x3 रहेगा, क्योंकि पावर बताएगा कि अगर ये पावर 3 है मतलब आपने टोटल a और b मिला के 3 सिलेक्शन किए हैं, समझ गए। मुझे लग रहा है बेहतरीन आपको समझा। सो दोस्तों फिर से आते हैं वापस यहाँ पर। सो ये जो x0 x3 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a 0 टाइम्स b 3 टाइम्स, राइट। तो इसलिए इसे मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि तीनों की तीनों क्या है, b है। वैसे और दूसरे जगह कहाँ दोस्तों आपको 3 मिल रहा है, यहाँ पर देखिए x1 इंटू x2 क्या बता रहा है, पहला टर्म बता रहा है a 1 टाइम, x स्क्वायर बता रहा है b 2 टाइम्स, यानी ये जो टर्म है दोस्तों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a b b, राइट। वैसे दोस्तों ये देखिए x स्क्वायर x1 ये क्या बता रहा है, x स्क्वायर जो पहला टर्म है वो यहाँ से आया है, जो बता रहा है नंबर ऑफ a 2 है, और x1 बता रहा है नंबर्स ऑफ a b जो है 1 है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों डबल a देन b, ओके। सिमिलरली दोस्तों और कहाँ मिलेगा आपको 3, यहाँ पर देखिए x2 समझ रहे ना, टोटल आंसर x3 कहाँ मिल रहा है, ये वाला जो टर्म है दोस्तों इसे देखिएगा x3 इंटू x0, ये क्या बता रहा है कि a जो है वो 3 बार सिलेक्ट हुआ है, b 0 बार सिलेक्ट हुआ है, यानी ट्रिपल a, समझ गए। तो देखिए टोटल 4 आंसर आया ना। और जब दोस्तों हम ये देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा, ये एक्स क्यूब होगा, ये भी एक्स क्यूब होगा, है ना। नेट रिजल्ट जब पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी एक्स क्यूब होगा, ये भी एक्स क्यूब होगा, जब सबको हम सम कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा एक्स क्यूब इंटू 4, राइट ना। तो ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 लेटर्स हम चूज कर सकते हैं 4 तरीकों से, जो आपको 4 तरीके यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बेहतरीन आपको समझा, और आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी अगर आपने पुराना वीडियोस देखा है। लेकिन अब मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट करने जा रहा हूँ। सो दोस्तों अगर यहाँ पर ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है इसे मैं अगर चेंज करूँ, यानी यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है ना, इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 3 लेटर्स, इसे अगर चेंज करके कुछ इस तरह किया जाए, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स, तो क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल ही अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि दोस्तों ये जो 4 चीजें हैं ये हमें बता रहे हैं हम कितने तरीकों से 3 लेटर्स के वर्ड चूज कर सकते हैं फ्रॉम अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ एस एंड बीस। लेकिन जब बात की जाए कि कितने तरीकों का वर्ड्स बना सकते हैं, कितने लेटर, देखिए यहाँ पर इसके पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, मैं बैक जाता हूँ, देखिए बोला गया था हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 3 लेटर्स, 3 लेटर्स कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं। यानी एक पॉसिबिलिटी है कि 0 नंबर्स ऑफ ए, दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 नंबर ऑफ ए, तीसरी पॉसिबिलिटी है 2 नंबर्स ऑफ ए, और थर्ड पॉसिबिलिटी है 3 नंबर्स ऑफ ए। तो ये सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर हमें अरेंजमेंट से लेना देना कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाता है कि हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं 3 लेटर्स के, तो दोस्तों हर एक वर्ड, जब वर्ड की बात चालू है तो अरेंजमेंट की बात चालू है। यानी जो आपको ए बी बी दिख रहा है सिलेक्शन के हिसाब से इसमें 2 बी और एक ए आ रहा है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करें वर्ड्स की, इसके पहले क्वेश्चन में कहीं भी वर्ड नहीं यूज हुआ था, जब हम बात करें वर्ड्स की तो दोस्तों इससे हम क्या क्या वर्ड्स बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं बी बी ए, इससे हम बना सकते हैं बी ए बी, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं टोटल 3 टाइप के वर्ड्स पॉसिबल है, वही आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। वैसे दोस्तों ए बी जो है इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, ए बी ए, बी ए एंड ए बी, यहां से भी 3 बना सकते हैं। और ए से क्या बना सकते हैं, नहीं कुछ नहीं बना सकते क्योंकि सब सेम है, तो कितना भी परमूट करो आपस में चेंज नहीं होने वाला। तो एक ये भी नहीं चेंज होगा, इससे और वर्ड्स नहीं बन सकते। तो 1 और ये 3 4 और ये 3 7 और 1 8, मतलब टोटल यहां पर हमें आंसर मिल रहा है 8। तो ये चीज हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑर्डिनरी जनरेटिव फंक्शन का यूज तो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमें आंसर 4 दे रहा है। तो इस चीज को दोस्तों सॉल्व करने के लिए बनाया गया जो एक्सपोनेंशियल जनरेटिव फंक्शन है उसका कंसेप्ट। अब ये एक्सपोनेंशियल जनरेटिव फंक्शन कैसे काम करता है इसे पूरा मैं डीप में आपको लेकर जाके बताऊंगा। फिलहाल फोकस कीजिएगा दोस्तों इस पूरे पार्ट पे कि अगर मुझे ये पता हो कि कितने टाइप के सिलेक्शन है तो मैं सिलेक्शन से कैसे अरेंजमेंट निकाल सकता हूं, ये पूरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर मुझे बताइए ये जो चीज है बी बी बी, ये हमें कहां से मिला था, यहां से मिला था, राइट। x⁻0 x⁻3 यही उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, 0 नंबर्स ऑफ ए 3 नंबर्स ऑफ बी, राइट ना। तो दोस्तों मुझे बताइए अगर मेरे पास 3 लेटर्स हो, तो 3 लेटर से कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। लेकिन अगर आपको परम्यूटेशन का बेसिक फंडा पता होगा कि अगर किसी चीज में रिपीटेशंस हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई पूछे, यहाँ पर पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन कीजिएगा कि गिवन दिस थ्री लेटर्स वर्ड हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस।
दोस्तों इन जनरल कोई भी अगर 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स हों तो उससे 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं, लेकिन उस यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 2 है, सॉरी ये जो बी है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए दोस्तों इसको हमें डिवाइड करना होगा 2 फैक्टोरियल से, और ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम अपीयर हो रहा है तो 1 फैक्टोरियल। ये बेसिक रूल है परमुटेशन का कि जो जितने भी लेटर्स हैं उतने फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं अगर सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट हो। अगर डिस्टिंक्ट ना हो तो जो जितनी बार अपीयर हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। तो दोस्तों 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, तो आंसर कितना मिलेगा हमें 3 मिलेगा। तो इसी फंडा को अगर हम लोग अप्लाई करें फर्स्ट वाले केस में तो हमारे पास 3 लेटर्स हैं, तो 3 लेटर्स से टोटल 3 फैक्टोरियल परमुटेशंस पॉसिबल होते हैं, लेकिन तीनों की तीनों सेम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। और दोस्तों ए कितनी बार आ रहा है 0 बार, तो यहाँ पे मैं 0 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। क्यों लिख रहा हूँ, ताकि एक ऐसा फॉर्मूला बना पाऊँ ए और बी दोनों के अकरेंसेस के टर्म में। तो यहाँ पर मैं 0 जानबूझ कर लिख रहा हूँ ताकि मैं बता पाऊँ कि ए कितनी बार आ रहा है और बी कितनी बार आ रहा है, मुझे एक फॉर्मूला बनानी है, समझ रहे हैं। वैसे दोस्तों अगर हम लोग इसकी बात करें कि इससे हम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, तो आंसर है 3 लेटर्स हैं, तो 3 लेटर्स से 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बनते हैं, लेकिन बी 2 बार अपीयर हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड, और ए कितनी बार हो रहा है 1 फैक्टोरियल टाइम, समझ गए। फिर वैसे दोस्तों जो इसके बाद वाला है उसमें भी 3 लेटर्स है, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए कितनी बार अपीयर हो रहा है 2 फैक्टोरियल, बी कितनी बार अपीयर हो रहा है 1 फैक्टोरियल। देन दोस्तों इसके बाद वाले केस में देखिए 3 फैक्टोरियल और तीनों की तीनों सेम है, तो 3 फैक्टोरियल, बी कितनी बार आ रहा है 0 टाइम्स, तो 0 फैक्टोरियल। सो दोस्तों अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो 3 फैक्टोरियल है इसे अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये पूरी फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन निकलेगा। ये जो है दोस्तों एक्सप्रेशन, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ऑब्वियसली 8 आएगा, इसका जो दोस्तों आंसर होगा वही होगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं कोई ऐसी फॉर्मूला बना सकता हूं, जैसे ये ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन है, तो क्या हम अपना ऐसा कोई जनरेटिंग फंक्शन बना सकते हैं जो हमें ये एक्सप्रेशन ला कर दे। तो यही पूरी चीज हम यहाँ पर दोस्तों आपको बताने वाले हैं, तो पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा कि कैसे मैं यहाँ पर जो भी मैंने दिखाया इस फॉर्मूले को ला सकता हूँ। सो दोस्तों अब मैं जो चेंजेस करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। ये सो दोस्तों अगर मैं इस फॉर्मूले को पूरा चेंज कर दूं और कुछ इस तरह लिखूं, देखिए इसके पहले फॉर्मूला क्या था x रेज़ टू 0, x रेज़ टू 1, x रेज़ टू 2, x रेज़ टू 3। अब मैंने उन टर्म्स को उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, मतलब जो पावर है ना उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और सेकंड वाले के लिए भी वही फॉर्मूला आएगी। और जब दोस्तों यहाँ पर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत सारे टर्म मिलेंगे, लेकिन मैं इंटरेस्टेड किस में हूँ, x रेज़ टू 3 में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे x रेज़ टू 3 का कोफिशिएंट चाहिए क्योंकि मेरे को क्या बोला गया है टोटल सम 3 होना चाहिए, तो मैं उन्हीं टर्म्स पे फोकस करूंगा जो x रेज़ टू 3 में कंट्रीब्यूट होंगे। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल डिवाइड करके फॉर्मूला बनाया। तो आप देखेंगे जो ऑर्डिनरी जनरेटिव फंक्शन था उसी को मैंने मॉडिफाई किया, इसलिए मैं कह रहा था कि उसी को मॉडिफाई करके हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। क्यों ऐसे ही कर रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे। जब दोस्तों यहाँ पर अब हमें देखना है कौन कौन से टर्म x रेज़ टू 3 में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दोस्तों जब ये टर्म x रेज़ टू 0/0 फैक्टोरियल ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले टर्म से, तो x रेज़ टू 0, x रेज़ टू 3, टोटल x रेज़ टू 3 मिलेगा, राइट। और यहाँ से 0 फैक्टोरियल और यहाँ से 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा, तो दोस्तों हमें ये टर्म मिलेगा। देखो ध्यान से देखो, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गए। और उसके बाद वैसे दोस्तों जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें x स्क्वायर इंटू x रेज़ टू 1 क्या मिलेगा, x क्यूब, राइट। और यहाँ से 1 फैक्टोरियल और यहाँ से 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, और हमें ये टर्म मिलेगा, समझ रहे हैं। वैसे दोस्तों ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल हमें ये मिलेगा। वैसे दोस्तों जब ये जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो हमें ये मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे टर्म पॉसिबल होंगे, मैं सिर्फ एक्स क्यूब वाले पे फोकस कर रहा हूँ कि कौन कौन से मल्टीप्लाई होकर हमें एक्स क्यूब देंगे। और दोस्तों अब जो रिजल्ट दिखेगा एक्स क्यूब वाला वो कुछ इस तरह होगा, राइट। ये सब मैंने वही टर्म लिखे जो एक्स क्यूब में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये सब एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब अगर मैं कॉमन निकालूं तो हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है जो एग्जैक्टली ये है। यानी अगर मैं ऑर्डिनरी जनरेटिव फंक्शन को कुछ इस तरह कन्वर्ट कर दूं तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों हमें ये एक्सप्रेशन दे रहा है जो मुझे चाहिए आंसर में, लेकिन एक चीज मिसिंग है, वो है 3 फैक्टोरियल। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ऐसा जनरेटिंग फंक्शन लूं और उससे मल्टीप्लाई करूं और जो भी आंसर आएगा उसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, यहां पर जो पावर है उससे, तो मुझे फाइनल आंसर में, और उसके फैक्टोरियल से, समझ रहे हैं। यहां पर पावर क्या है 3 ना, तो 3 फैक्टोरियल से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे फाइनल आंसर
मिल जाएगा। मैं और फिर से यहाँ पर दोस्तों लेकर आपको बैक जाना चाहूँगा। हमें ऑर्डिनरी जेनेरेटिव फंक्शन कंसीडर करना है, वहाँ पर जो पावर होता है उसके फैक्टोरियल से हर एक टर्म को डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस फाइनल रिजल्ट को हमें इस पावर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर है, और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। यही है बेसिक रूल, समझ गए? सो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। तो आपको इतना तो समझ गया, यहाँ पे मैं सब कुछ नहीं मिटाना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जस्ट वेट, यहाँ पे जो चीज़ें अननेसेसरी उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे देखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ठीक है, मुझे इतना तो समझा कि ये दो को मल्टीप्लाई किया, फिर जो कोफिशिएंट आया उसको ये जहाँ पर जो भी पावर रहेगा इसका उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने का आंसर आ गया, और आपको भी समझा ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? लेकिन जनरलाइज कैसे करें इस चीज़ को? दोस्तों हम जनरलाइज कुछ इस तरह कैसे कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिए। मान लिया मैंने कि ये जो चीज़ है दोस्तों इसका नाम है कैपिटल A3, राइट? क्योंकि x⁻³ का कोफिशिएंट है तो इसे मैं कैपिटल A3 कहता हूँ। तो दोस्तों ये जब सब मल्टीप्लाई होगा तो बहुत सारे टर्म मिलेंगे ना, x⁻³ थोड़ी ना मिलेगा, यहाँ पर x⁻⁴, x⁻² बहुत सारे टर्म मिलेंगे। तो सबसे पहला टर्म जो मिलेगा वो है x⁻�0, जो ये दोनों मल्टीप्लाई होके देंगे, राइट? तो x⁻�0 का जो कोफिशिएंट होगा दोस्तों उसे मैं कह रहा हूँ A0, ओके। फिर दोस्तों जो x⁻1 का कोफिशिएंट होगा उसे मैं कहता हूँ A1, ठीक है। फिर दोस्तों जो x² का कोफिशिएंट होगा उसे मैं कहता हूँ A2 एंड सो ऑन अप टू जो जाते रहेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसकी फॉर्मूला बनाया जाए तो ये फॉर्मूला बनेगा समेशन x⁻, ध्यान से एकदम देखिएगा, समेशन x⁻r AR, राइट? और r शुरू हो रहा है 0 से लेकर जब भी जाएगा इन्फाइनाइट टर्म से, तो इन्फाइनाइट यहाँ पे जो भी रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये इसको आपको जहाँ पे रोकना है वहाँ पे रोक सकते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट टर्म क्या होगा, x⁻3, x⁻3, x⁻6, राइट? तो वो तो आप खुद कर डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे टर्म क्या आएगा, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों थोड़ा सा इसे ना हम मॉडिफाई करना चाहेंगे। अब मॉडिफाई मतलब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई मुझे बताओ कि x³ जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, तो मुझे क्या करना होगा, r का वैल्यू 3 पुट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों r का वैल्यू क्या पुट करना होगा, 3 पुट करना होगा। फिर जो A3 का आंसर आएगा वो फाइनल आंसर नहीं होगा। A3 तो दोस्तों सिर्फ इतना होगा ना, उसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 फैक्टोरियल से। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, राइट? सो दोस्तों अगर मैं इसे कुछ इस तरह लिखूं, अगर मैं इसे कुछ इस तरह लिखूं कि यहाँ पर r जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों जो आपको r दिख रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसे r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल एडजस्ट कर दूँ तो ये दोस्तों ये फॉर्मूला बन जाएगी समेशन ऑफ x⁻r अपॉन r फैक्टोरियल, और दोस्तों ये पूरे को मैं नाम दे देता हूँ AR, ओके। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या इनडायरेक्टली कि अगर मैंने अपने पूरे मल्टीप्लिकेशन को, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने अपने पूरे मल्टीप्लिकेशन को इस फॉर्म में लेकर आया, अगर मैंने अपने मल्टीप्लिकेशन को इस फॉर्म में लेकर आया दोस्तों, जो x⁻r अपॉन r फैक्टोरियल का कोफिशिएंट रहेगा वही मेरा फाइनल रिजल्ट रहेगा। उसके साथ मुझे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना होगा। जैसे मैंने अगर सिर्फ कैपिटल A कंसीडर किया था तो उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था बाद में A3 के लिए 3 फैक्टोरियल से, ठीक है, इन जनरल AR के लिए r फैक्टोरियल से। तो मैंने क्या किया, r फैक्टोरियल एडजस्ट कर दिया और मैंने पूरे मेथड को ही चेंज कर दिया। मतलब अब मैं एक नए तरीके से बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कोफिशिएंट ऑफ x⁻r लुक एट कोफिशिएंट ऑफ x⁻r अपॉन r फैक्टोरियल। समझ गए? इसके पहले मैं किसका कोफिशिएंट देख रहा था, x⁻r का। अब मैं कोफिशिएंट देखूंगा x⁻r अपॉन r फैक्टोरियल का, वो फाइनल आंसर होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई है। समझ गए? तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसे डिफाइन करते हैं एज अ एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। तो दोस्तों यही जो आपको फाइनल दिख रहा है इसे एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन कहा जाता है। अब इसे एक्सपोनेंशियल क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे लग रहा है आपको पूरा फंडा समझा कैसे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किए, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर बताता हूँ एक्सपोनेंशियल इसे क्यों बोलते हैं। सो दोस्तों देखिएगा इसके डेफिनेशन को कि इफ आई हैव अ सीक्वेंस A0, A1, A2, A3 अप टू AN, देन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला A0 x⁻0 upon 0 factorial, A1 x⁻1 upon 1 factorial, A2 x⁻2 upon 2 factorial इज नोन एज एक्सपोनेंशियल जेनेरेटिव फंक्शन, जिसकी फॉर्मूला भी हमने ये देखी। तो दोस्तों इसी समेशन को याद कीजिएगा, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये भी हमने लास्ट में देखा
तो इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्मॉल a जो है याद रखिए वो क्या था, कैपिटल जो AR दिख रहा है आपको कैपिटल AR इंटू आर फैक्टोरियल था। तो एक्चुअली में आपको जब एक्सपोनेंशियल जनरेटिव फंक्शन शुरू वाले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट में सिर्फ ये मिलता है, लेकिन आर फैक्टोरियल एडजस्ट करने के बाद जो आता है उसे हम स्मॉल AR कहते हैं। समझ गए? मतलब आपको क्या करना है, कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसको फाइनली आप इस फॉर्म में लेकर आइए और इसका जो कोफिशिएंट रहेगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा, क्योंकि उसमें आर फैक्टोरियल पहले से एडजस्टेड है। अगर सपोज ऐसा होता है कि आप जो आंसर ला रहे हैं वो कुछ इस तरह आ रहा है x⁻r समथिंग से k, और आपसे पूछूं क्या है फाइनल अरेंजमेंट का आंसर, तो आपको दोस्तों यहाँ पर k को मल्टीप्लाई करना होगा आर फैक्टोरियल के साथ, वो फाइनल आंसर होगा। समझ गए? मतलब कंसेप्ट याद रखिए। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं, यहाँ पर आर फैक्टोरियल एडजस्ट करते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो गया, तो आप क्या बोलेंगे x⁻r अपन आर फैक्टोरियल का जो आंसर होगा वो मेरा फाइनल आंसर है, उसमें कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल। ओके, तो इतना सिंपल है ये चीज। सो मुझे लग रहा है दोस्तों आपको बेहतरीन समझा। दोस्तों इसी को एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसा लिखा गया है, मतलब r0 पुट करो r1 पुट करो तो ऐसा बन जाएगा। तो ये दोस्तों एक्सपोनेंशियल जनरेटिव फंक्शन का कंसेप्ट। इसे एक्सपोनेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपको याद हो e⁻x की फॉर्मूला क्या होती है, e⁻x का दोस्तों फॉर्मूला है 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x⁻³ फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यही है ना। तो दोस्तों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसकी फॉर्मूला भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसी है ना, मतलब अगर एक्चुअली में देखो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के करीब है। ओके, यहाँ पर a1 a2 a3 की वैल्यू 1 1 पुट कर दे तो e⁻x बन रहा है, अगर कुछ और हो तो भी वो एक्सपोनेंशियल के करीब होगा फंक्शन के। तो अब मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों हम लोग कल मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमुटेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तब आपको बेहतरीन समझ आएगा कि जो मैं कह रहा हूं बार बार यहाँ पे एडजस्ट करने वाली चीज वो है क्या, और भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।